गुड इवनिंग, खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या हाल है? बढ़िया। तो लास्ट क्लास में कहां तक हो गया था? होमवर्क क्या दिया था मैंने? S1 1 से लेके 30 तक सारा हो गया। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। बोलिए, तो 1 से लेके 10 तक किसी को कोई डाउट है क्या? 1 to 10 में किसी को कोई डाउट? सिक्स्थ में डाउट है? कितने क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे हैं? क्वेश्चन नंबर 6। SO4 2 - से SO3 2 - कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि ये +6 में है, ये +4 में है। इसका ई नॉट दे रखा है। और SO3 2 - से H2O3 2 - इसमें अगर हम चेक करें तो ये +4 और ये +2। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी। ओवरऑल रिएक्शन मतलब सल्फेट आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है? हाफ ऑफ H2O3 2 - इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 4। N1 प्लस E1 प्लस N2 E2 इक्वल्स टू N4 की वैल्यू, सॉरी N3 की वैल्यू 4। ये 2 वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। कौन कह रहा है कि आंसर नहीं आ रहा भाई? सॉल्यूशन तक दे रखा है यार। फर्स्ट का के पार्ट अभी आगे बताऊंगा। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है ये मैं आगे समझाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो के पार्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज, ये भी आगे आएगा। ठीक है। IJK बेटा,
यहां पर साफ दिख रहा है कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कॉपर की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, सिल्वर की गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है। कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब कॉपर इज मोर रिएक्टिव। कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, सिल्वर रिड्यूस हो रहा है, तो कॉपर जो है मोर रिएक्टिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स के बाद सेवंथ हो जाएगा, एट्थ हो जाएगा। लेना ही पड़ेगा बेटा, एंटीलॉग लेना ही पड़ेगा। कैलकुलेटर यूज करो। सब में फॉर्मूला लगेगा ई नॉट इक्वल्स 2.06 अपॉन एन लॉग के। क्वेश्चन नंबर 9, इन सब में एक ही तरह के क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन नंबर 10th का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10th का सेकंड पार्ट, मैक्सिमम वर्क पर मोल ऑफ मैग्नीशियम। डेल्टा जी क्या होता है? नॉन पीवी वर्क। तो मैक्सिमम वर्क निकालना है मतलब डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकालनी है आपको। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकालनी पर मोल ऑफ मैग्नीशियम। अगर एक मोल मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। यही क्वेश्चन नंबर 10 में अगर पर मोल ऑफ सिल्वर पूछा जाता तो एन की वैल्यू 1 होती। समझ में आई बात? दिव्यांश बेटा, पीछे ना हर एक शीट के पीछे जेई मेंस जेई एडवांस के क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है? आई थिंक तुम्हें इतना पता होगा। कोर्स कंप्लीट होने आया है 12th में, अब जेई देने की बात आई है बात। और अब तुम पूछ रहे हो कि क्या जेई में एंटीलॉग और वैल्यूज दी जाती है? 2 साल हो गए, तुम्हें इतना नहीं पता चला? हर शीट के पीछे जेई मेंस जेई एडवांस के क्वेश्चन देखो वहां पर। कम से कम 10 बार क्लास में मैं बोल चुका हूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 खुद करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 में 3 रिएक्शन अब यूज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 13 में 3 रिएक्शंस आप यूज कर रहे हो। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था, जब से अगर 2 से ज्यादा रिएक्शंस अगर है तो फिर हमेशा डेल्टा जी से करोगे, मतलब N1E1 प्लस N2E2 प्लस N3E3। क्वेश्चन नंबर 13, टिन 0 से +2, +2 से +4। चाहो तो एक काम कर सकते हो, पहले इन दोनों डेटा से ये अलग से निकाल लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। इन दोनों डेटा से ये अलग से निकाल लो। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिया, कैसे आएगा? N1E1 प्लस N2E2 इक्वल्स टू N3E3। तो इस रिएक्शन का ई नॉट पता चल गया, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। इसमें टिन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्रोमेट आयन का रिडक्शन होगा। क्रोमेट आयन का अगर रिडक्शन होगा तो क्रोमियम +3 में जाएगा। अगर हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो +6 से +3, बट 2 क्रोमियम है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो इस वाली रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से। इस वाली रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 2 से।
हाँ, लेकिन अब यहां पर फायदा ये है कि इन दोनों को जब मैं ऐड कर रहा हूं, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर भी 12, यहां पर भी 12, तो यहां पर डायरेक्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐड कर सकते हो। यानी ये जो ई नोट है और इसका ई नोट, इसको 1 लिख देता हूं, इसको 2 लिख देता हूं, तो फाइनली आंसर E1 नोट प्लस E2 नोट हो जाएगा। क्योंकि इन दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं अब, तो ये एक सेल रिएक्शन आ गई। मैंने तीनों को एक साथ नहीं ऐड किया, इसको और अब इसी को ऐड किया। समझ में आई बात? हो जाएगा। दीपक बेटा, ऑक्सीजन ऐड करने के बाद भी इलेक्ट्रॉन इतने आएंगे जो तुम कर लो। ऑक्सीजन ऐड इसलिए करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स काउंट हो जाए, मैं उसके बगैर ही लिख देता हूं। तुम कर लो ऑक्सीजन ऐड बैलेंस करके, तब भी आंसर यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले इस रिएक्शन का डेल्टा जी नोट निकालो। डेल्टा जी नोट रिएक्शन क्या हो जाएगा? -NFE0। ई नोट की वैल्यू दे रखी है 2.73। ई नोट की वैल्यू दे रखी है 2.73। अब इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? यहां एन की वैल्यू क्या लिखोगे? तो देखें तो एल्यूमिनियम 0 से +3 में जा रहा है, तो एक एल्यूमिनियम के साथ 3 इलेक्ट्रॉन, तो 4 एल्यूमिनियम के साथ 12 इलेक्ट्रॉन्स। यानी इस रिएक्शन में एन की वैल्यू कितनी हो गई? 12। एन इक्वल्स टू 12। अब डेल्टा जी रिएक्शन इक्वल्स टू क्या होगा? डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का डेल्टा जी फॉर्मेशन का डेटा प्रोडक्ट का निकालना है, रिएक्टेंट में दे रखा है। ऑक्सीजन का डेल्टा जी फॉर्मेशन 0, एल्यूमिनियम सॉलिड का डेल्टा जी फॉर्मेशन 0, OH आयन का डेल्टा जी फॉर्मेशन दे रखा है, H2O का डेल्टा जी फॉर्मेशन दे रखा है। वैल्यूज पुट कर दो, यहां से प्रोडक्ट का डेल्टा जी फॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। प्लेटिनम कब कब लगाना है? अमित ने पूछा प्लेटिनम कब कब यूज करना है। बेटा, जब तुम्हारी शादी हो ना, तब। बहुत महंगा आता है, शादी के वक्त यूज करना। ठीक है। देना पड़ेगा बेटा, देना। हाँ। अमित सोच रहा, हाँ सर, कितना मिलेगा मेरे को बताओ। चलो जी, चलो छोड़ो, अभी गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में मैंने बताया था मेटल मेटल आयन हाफ सेल, उसमें मेटल का या तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है। मेटल मेटल आयन हाफ सेल में इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज नहीं होता है, तो कब होता है? रिडॉक्स इलेक्ट्रोड।
या फिर गैसियस इलेक्ट्रोड। अब कैसे पता चलेगा रिडॉक्स इलेक्ट्रोड किस में है, गैसियस इलेक्ट्रोड किस में है? तो रिडॉक्स इलेक्ट्रोड में क्या बताया था, दोनों ही आयंस होते हैं, Fe+2 से +3 या +3 से +2। किसी ने लिखा सर आज जहर लग रहे हो। सही डायलॉग बाजी चलती है। कोई पूछ रहा सर आपने क्या दिया और किसको दिया? ब्रेकअप करवा के छोड़ोगे तुम लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर इसमें आप देखो बी पार्ट में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है H2 से H+, तो इसमें प्लेटिनम यूज होगा। और सी पार्ट में Fe+2 से +3 क्रोमेट आयन से क्रोमियम +3, तो वहां पर भी प्लेटिनम यूज होगा। जहां दोनों आयन्स हैं वहां प्लेटिनम यूज होगा। नेक्स्ट, शिवांकर कह रहा आपने रोल्स रॉयस दी होगी और BMW ली होगी। विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई हैव वन क्वेश्चन, इसके बाद होगी कि अभी और टाइम? क्या लिखा है इस, आई हैव क्वेश्चन, सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन चैप्टर इसके बाद होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो लिक्विड सॉल्यूशन है। ठीक है, और डाउट्स बोलिए जल्दी जल्दी। यार 21 बड़ा आसान है, 21 नहीं बता रहा हिंदराज जी। इस तरह के क्वेश्चंस अमन मैंने समझाया था आप लोगों को कौन किसको ऑक्सीडाइज या रिड्यूस कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है क्या H2SO4 का सॉल्यूशन capable of oxidizing silver metal in the presence of Ag+ आयन, मतलब क्या सिल्वर को वो ऑक्सीडाइज कर सकता है या नहीं कर सकता? तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन होगा तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। यहां पर अब इसका ई नॉट निकाल लो, सब अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में, मतलब सबकी कंसंट्रेशन 1 बार है, सॉरी 1m है। अगर इसका ई नॉट पॉजिटिव है तो ये रिएक्शन होगी, नेगेटिव है तो नहीं होगी। तो ई नॉट हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0, सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डेटा दे रखा है माइनस में है, तो ये तो हो गया 0, ये -0.8, आंसर माइनस में है, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी, यानी H+ आयन सिल्वर को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। ठीक है, और बोलिए। क्वेश्चन नंबर 23 में जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन 0.1 है, लेकिन उसमें से 20% सॉल्ट ही आयोनाइज हो रहा है, तो Zn+2 की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 0.1 का 20%, 0.1 का 20%, ये Zn+2 की कंसंट्रेशन हो गई। नेक्स्ट इक्वेशन लगा दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कॉपर सल्फेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड का KSP दे रखा है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का KSP यानी 4s क्यूब, नहीं,
कॉपर हाइड्रोक्साइड पीएच दे रखी है, पीएच कितनी है 14, पीएच 14 तो पीओएच 0, पीओएच 0 यानी ओएच आयन कंसंट्रेशन कितनी हो गई 1, ओएच आयन कंसंट्रेशन 1। अब मान लेते हैं सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी है S+2S, तो यहां से सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी मतलब कॉपर +2 आयन कंसंट्रेशन पता चल जाएगी। 2s को नेग्लेक्ट कर दिया, Ksp दे रखा है 10⁻⁹, तो यहां से कॉपर +2 आयंस की कंसंट्रेशन पता चल गई। अब नेक्स्ट इक्वेशन लगा दो, बिल्कुल सही केनी। दीपक पूछा हमें कैसे पता चलेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन लिखते टाइम कौन सा मेटल कहां यूज करना है। बेटा सिल्वर का ऑक्सीडेशन बोला है तो इसका मतलब सिल्वर 0 से +1 में जा रहा होगा, तो ये ऑक्सीडेशन होगा या नहीं होगा, तो तुम्हें सिल्वर के तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखनी होगी। अगर इसके ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिख रहे हो तो किसी और के रिडक्शन की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। समझ में आई बात दीपक? क्वेश्चन नंबर 27 का डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 27 में अगर हम नस्ट इक्वेशन का एक्सप्रेशन देखें तो नस्ट इक्वेशन के एक्सप्रेशन में आप देखोगे कि जो He+ आयन है वो log1 है और log के पहले माइनस साइन है। मैथमेटिकली उसको चेक करो, क्वेश्चन नंबर 27 की मैं बात कर रहा हूं। E0 -0.06/2 log Zn2 प्लस कंसेंट्रेशन अपॉन Ag+ आयन कंसेंट्रेशन का स्क्वायर। अगर Ki डालने से क्या होगा, Ki डालने से Agi का प्रेसिपिटेट बनेगा तो कैथोड पर Ag+ आयन कंसेंट्रेशन कम होगी। अगर Ag+ आयन कंसेंट्रेशन कम होगी तो ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन माइनस साइन है तो नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी, तो पॉजिटिव वैल्यू कम हो जाएगी, यानी ई सेल की वैल्यू कम होगी। समझ में आ गई बात? मैथमेटिकली चेक करो कि क्या होगा। Ki डालने से Ag+ आयन की कंसंट्रेशन कम होगी। अब आपको ये देखना है कि Ag+ आयन की कंसंट्रेशन डालने से ई सेल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसको हमेशा थोड़ा सा मैं ऐसे बताऊं, वैसे हर जगह इतना फिट नहीं बैठता, बट ज्यादातर जगह पर आप ये मान सकते हो। ये वाली टर्म क्योंकि माइनस साइन है तो एनोड पर कैटाइन की कंसंट्रेशन ऊपर वाली वैल्यूज जितनी कम होगी उतना अच्छा है, और नीचे वाली वैल्यूज जितनी ज्यादा होगी ई सेल उतना ही ज्यादा होगा। इसको ऐसे याद कर सकते हो, न्यूमेरेटर यहां जो न्यूमेरेटर में है मतलब एनोड पर कैटाइंस की कंसंट्रेशन, ऐसे बोल सकते हो न्यूमेरेटर में जो आयंस है उनकी कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए और डिनोमिनेटर में जो आयंस है उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, तो ई सेल की वैल्यू ज्यादा होगी। ये कम ये ज्यादा तो ये नेगेटिव वैल्यू कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30। लास्ट टाइम मैंने कंसंट्रेशन सेल्स बताए थे। कंसंट्रेशन सेल में मैंने कहा था दोनों तरफ एक ही हाफ सेल होता है बट उनकी कंसंट्रेशन अलग अलग होती है। तो यहां पर भी क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास दो वीक एसिड है, एक है HA और एक है HB। एक है HA और एक है HB, बट क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा कि HA को एनोड पर रखा है या HB को एनोड पर रखा है, ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। अब आपको क्या करना है, किसी एक को एनोड पर मानो किसी एक को कैथोड पर मानो। इस तरह से हमने क्या बना लिए, दो हाफ सेल। लाइन को ढंग से पढ़ो, और दोनों एसिड की कंसंट्रेशन सेम है, इक्वी नॉर्मल, जैसे इक्वी मोलर
मोलरिटी सेम हो तो इक्विमोलर, नॉर्मलिटी सेम हो तो इक्विनॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ टू वीक एसिड आर ईच प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विथ इक्वल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब दो हाइड्रोजन हाफ सेल बनाए गए। फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल कंस्ट्रक्टेड बाय इंटरकनेक्टिंग देम। अब जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, जस्ट अभी बोला है, यहां पर न्यूमेरेटर वाली टर्म कम होनी चाहिए। यहां किसकी कंसेंट्रेशन आती पता आपको? एनोड की। ये किसकी आती? कैथोड की। तो एनोड पर H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कम होनी चाहिए। तो एनोड पर किसको रखा जाए? जो ज्यादा वीक है। HAHB में से ज्यादा वीक कौन है? HB, उसको एनोड पर रखो, और जो ज्यादा एसिडिक है उसको कैथोड पर रखो। अब यहां पर रिएक्शन क्या लिखोगे? H2 कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये किस पर कंसेंट्रेशन है? एनोड पर। कैथोड पर ट्वाइस H प्लस H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल सेल रिएक्शन E नॉट सेल माइनस 0.06 ही लिख देता हूं, 2 एनोड पर H प्लस आयन कंसेंट्रेशन का स्क्वायर, कैथोड पर H प्लस आयन कंसेंट्रेशन का स्क्वायर। सिंस इन दोनों का स्क्वायर है तो ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। E नॉट सेल वैसे ही 0 है, एनोड पर कंसेंट्रेशन कम, कैथोड पर ज्यादा, तो E सेल जो है वो पॉजिटिव होगा। अब H प्लस आयन कंसेंट्रेशन यहां कैसे निकालनी है? तो वीक एसिड है तो यहां पर ठीक है, वो X को नेग्लेक्ट कर दो, अंडर रूट KA इंटू C। तो माइनस 0.06 लॉग, एक काम करते हैं, इस 2 को नहीं हटाते क्योंकि यहां पर अंडर रूट आएगा, तो वो KA इंटू सी, KA1 और KA2 इंटू सी। अब कौन सा KA किसका वो आपको देखना है। समझ में आ गई बात? यहां H प्लस कम चाहिए, यहां H प्लस ज्यादा चाहिए, ये ध्यान रखना। एनोड पर कम, कैथोड पर ज्यादा, तो उस सेल का सेल पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। और देखो एक और चीज, अगर वायदी कभी गलत भी कर दिया ना तो कुछ नहीं होगा। अगर आपने उल्टा कर दिया ना तो आपका मैग्नीट्यूड तो वही आएगा, बस साइन प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, साइन प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। विशाल बेटा, नस्ट इक्वेशन का एक्सप्रेशन लिखो। कुल मिला के ई सेल पॉजिटिव आना चाहिए, ई सेल पॉजिटिव आना चाहिए। इसमें एनोड पर मैं बोल रहा हूं कंसंट्रेशन कम, कैथोड पर ज्यादा। ये तब तक वैलिड है जब तक हाइड्रोजन हाफ सेल है। किसी और हाफ सेल के केस में अगर कुछ डाउट है तो नस्ट इक्वेशन का एक्सप्रेशन लिखो और ये देखो कि किससे ई सेल पॉजिटिव आ रहा है। जिससे ई सेल पॉजिटिव आ रहा है उससे डिसाइड कर लो। डन। डन। अमन क्या पूछ के प्लस से सेल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बाकी के आयंस रिएक्शन क्यों नहीं करते? मेरे पूरा सेंटेंस नहीं समझ में आया, लेकिन इतना कह सकता हूं कि Na प्लस, K प्लस, Cl माइनस, ये ज्यादातर आयंस ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम मैं आपको कौन सा हाफ सेल बता रहा था, याद है आप लोगों को? मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। लास्ट टाइम हम ये डिस्कस कर रहे थे और उसमें मैंने आपको ये बता दिया था कि 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो अगर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन क्या होगी, रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन की रिएक्शन क्या होगी, सेल रिएक्शन लिखना इंपॉर्टेंट है। सेकंड, उस सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और थर्ड, उसका ई नोट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम समझाया था। उसमें से अब मैं केवल ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिख रहा हूं। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हमने देखा था सिल्वर जो है Ag प्लस में जा रहा था। जैसे ये Ag प्लस आयन सॉल्यूशन में डिसॉल्व
होता है AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाता है और ये प्रेसिपिटेट उसी कोटिंग पर डिपॉजिट हो जाता है। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ओवरऑल रिएक्शन जो यहां पर होती है Ag सॉलिड लिख दूं, यहां पर ये सॉलिड है, ये एक्वस आयन AgCl सॉलिड प्रेसिपिटेट बन जाता है और एक इलेक्ट्रॉन। और इसके ई नोट को मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, इसके ई नोट को आप ऐसे लिख सकते हो AgCl माइनस AgCl। दो तरीके बताए थे, दोनों पता होना चाहिए। Cl आयन की पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, Cl आयन को आप कहां लिखते हो, क्योंकि Cl आयन का ना कोई रिडक्शन हो रहा है ना ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो Cl आयन को आप चाहो जैसे लिख सकते हो, इधर लिखो या इधर लिखो। इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कौन सिल्वर और AgCl में से कौन पहले लिखा जा रहा है कौन बाद में। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया इसका। और इवन याद करो मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया था, अगर मुझे ये वाला ई नोट पता है और इसका केस भी पता है तो हम ये ई नोट भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन कर लिया था हमने ऐसा ही, डेल्टा जी से अगर डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 इक्वल्स टू डेल्टा G3, तो यहां से अगर मुझे इस रिएक्शन का ई नोट पता है, इसका केस भी पता है, तो ये भी निकाल सकते हैं हम। अब ये तो बात हो गई कि हाँ रिएक्शन लिखना हमें आता है, इसके रिएक्शन लिखना, ई नोट, सेल को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी हमें पता चल गया। नाउ अब इस पर क्वेश्चंस क्या बनेंगे वो मैं बता रहा हूं आपको। तो क्वेश्चंस पर मैं आ रहा हूं यहां पर। तो लेट से आपको एक सेल दे दिया जाए, AgCl Cl माइनस, लेट से इसकी कंसंट्रेशन है 0.1 m, Ag प्लस Ag। ये एक सेल हमें गिवन है और कहा जाता है कि यार इस सेल का, या चलो अभी थोड़ा और अलग रखता हूं, इधर Ag नहीं लेता, इधर कॉपर ले लेता हूं। इस सेल का हमें सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां रिडक्शन हो रहा है, हमें इस सेल का सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। बट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये डेटा पर डिपेंड करेगा कि हमें क्या डेटा दे रखा है, क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज दे रखी है। दो तरह के क्वेश्चंस यहां पर बनेंगे, दो तरह के क्वेश्चंस यहां पर बनेंगे, वो मैं आपको बता रहा हूं। केस 1, इफ E नॉट AgCl माइनस AgCl इज गिवन। देखिए इससे रिलेटेड जो भी पैरामीटर चाहिए वो क्वेश्चन में दे रखा है। दो केसेस में किसके बेसिस पे बना रहा हूं, इसके बेसिस पर। ऑब्वियसली बात है इसका भी ई नोट चाहिए, इसका भी ई नोट चाहिए, ताकि हम नस्ट इक्वेशन लगा सकें। तो बट इसके ई नोट को मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूं, वो अंडरस्टूड है, तो इसीलिए मैंने केवल इसके ई नोट को हाईलाइट किया कि इस रिएक्शन का ई नोट हमें दे रखा है। मैंने आपको पहले भी कहा था दो तरीके हैं, या तो हम इसके ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, इसके रिडक्शन की रिएक्शन, दोनों को ऐड करके भी नस्ट इक्वेशन लगा सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं कि इसकी रिएक्शन लिख के पहले इस पर नस्ट इक्वेशन लगा दें, इसकी रिएक्शन लिख के इस पर नस्ट इक्वेशन लगा के फिर ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन भी कर सकते हैं। राइट, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। क्योंकि अभी मुझे इस पार्ट पर फोकस करना है, इसीलिए ये वाली रिएक्शन में नहीं लिख रहा हूं, मुझे केवल इस पार्ट पर फोकस करना है, इसीलिए मैं ये वाली रिएक्शन यहां नहीं लिख रहा हूं। तो कुल मिला के आपको ये ई नोट पता है, लेकिन वही नस्ट इक्वेशन लगानी पड़ेगी, और नस्ट इक्वेशन लगाने के लिए आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो एनोड पर क्या रिएक्शन होगी वो आप यहां देख रहे हो, ये एनोड की रिएक्शन है। राइट, इस पर आपको नस्ट इक्वेशन लगानी पड़ेगी, और ई नोट से क्या पता चल जाएगा, ई ऑक्सीडेशन, ई ऑक्सीडेशन पता चल जाएगा। मैं इसके साथ अभी क्लब नहीं कर रहा हूं, समझना मेरी बात को। तो अगर मैं इस पर नस्ट इक्वेशन लगाता हूं तो ई AgCl इक्वल्स टू ई नॉट
Cl माइनस AgCl -0.06 ले लेता हूं मैं। n की वैल्यू वैसे तो 1 है, बट अभी मैंने यहां पर n ही लिख दिया log। ये सॉलिड अपियर नहीं होगा, ये सॉलिड अपियर नहीं होगा, तो केवल कौन अपियर होगा? Cl माइनस। तो 1/Cl आयन कंसेंट्रेशन। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में Cl आयन की कंसेंट्रेशन दे रखी 0.1, ये E नॉट दे रखा है, पुट कर दो, E ऑक्सीडेशन आ जाएगा। इसको आप क्या बोल सकते हो? ये एक तरह से कौन सा पोटेंशियल है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसी तरह से नस्ट इक्वेशन किस पर लगा सकते हो? कॉपर की रिएक्शन लिखो, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, उस पर नस्ट इक्वेशन लगाओ। यहां से ई ऑक्सीडेशन, यहां से ई रिडक्शन, दोनों को ऐड कर दो, सेल पोटेंशियल आ जाएगा। सेल पोटेंशियल आ जाएगा, हाँ या ना? लेकिन और क्या हो सकता है यहां पर? हो सकता है आपको ये ई नोट नहीं दे रखा हो। ये जो ई नोट यहां पर लिखा ना, हो सकता है ये ई नोट नहीं दे रखा हो। अब सोचो, अगर ये ई नोट नहीं दे रखा है तो क्या दे रखा होगा? क्योंकि क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है। तो क्या लगता है और क्या इंफॉर्मेशन गिवन होगी? कुछ दिख रहा है आप लोगों को? बिल्कुल सही कहा अमन, कौशल, विशाल। अगर आपको ये ई नॉट नहीं गिवन होगा ना, तो उसकी जगह क्वेश्चन में ये दोनों डेटा गिवन होंगे। ये किसका ई नॉट है? एजी से एजी प्लस, एजी से एजी प्लस। अगर ये ई नॉट नहीं गिवन होगा तो ये दोनों डेटा दे रखे होंगे। यानी केस 2 में यहां लिख रहा हूं, केस 2, इफ ई नॉट एजी, एजी प्लस एंड केएसपी ऑफ AgCl आर गिवन। क्या अभी भी कर सकते हो क्या? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अब नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ गई। अब क्या करना पड़ेगा? पहले इन दोनों से ये ई नोट फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे ही ये ई नोट पता चला, क्वेश्चन केस 2 से केस 1 में आ जाएगा, और फिर जैसा पहले कर रहे थे वैसे ही करना होगा आपको। तो यहां पर पहले चलिए इन दोनों से इस ई नोट को फाइंड आउट करते हैं। यहां से ये चीज थोड़ी हटा रहा हूं मैं, समझ गए मेरी बात को? डेल्टा G1, डेल्टा G2 और डेल्टा G3। तो डेल्टा G3 इक्वल्स टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। डेल्टा G1 इक्वल्स टू माइनस सब आर ई नोट का डेटा दे रखा है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, -NE इसको ये ई नॉट एजी प्लस। डेल्टा G2 की वैल्यू -RTln 1/KSP। डेल्टा G3 की वैल्यू माइनस, इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, यहां एक है तो यहां पर भी एक ही है, तो इस n की वैल्यू भी 1 E नॉट AgCl माइनस AgCl, जो हमें चाहिए। इसको रीअरेंज कर लो। इसको रीअरेंज अब हम कर सकते हैं। तो यहां पर E नॉट इक्वल्स टू AgCl माइनस AgCl इक्वल्स टू E नॉट Ag प्लस, और ये यहां पर 0.06 लिख सकता हूं RT/NF। तो ये यहां आ जाएगा -0.06/N लॉग, थोड़ा नीचे लिख देता हूं इसको, शायद हो सकता है ना दिख रहा हो। E नॉट Ag प्लस -0.06/N लॉग, ये वैल्यू अगर हम यहां पर देखें तो
1 अपॉन के एस पी। तो इसको एक काम करता हूं, प्लस करके यहां क्या लिख देता हूं, के एस पी लिख देता हूं। प्लस कर दिया और के एस पी लिख दिया। देखो ये कोई याद नहीं करना है, बट अब आपके पास ये दोनों डेटा है, ये वाली वैल्यू गिवन है, के एस पी गिवन है, ये दोनों वैल्यूज पुट कर दो, उससे ये वाला ई नॉट आ जाएगा। और जैसे ही ये ई नॉट पता चला, क्वेश्चन केस 2 से केस 1 में चला जाएगा और फिर आप उसे सॉल्व कर सकते हो। तो थोड़ा लेंदी जरूर हो गया, लेकिन किया जा सकता है। लेंदी जरूर हो गया बट किया जा सकता है, हाँ या ना। तो अगर आपको ये ई नॉट और केएसपी दे रखा है, तो पहला काम आपको ये ई नॉट फाइंड आउट करना होगा, ये वाला ई नॉट आपको फाइंड आउट करना होगा। और जैसे ही ये ई नॉट पता चला, आई थिंक फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे सही किया बेटा, ये माइनस 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 सब प्लस हो गए, प्लस हो गए, लेकिन 1 अपॉन के एस पी को वापस ऊपर ले गया, तो फिर से यहां नहीं, गलत किया, सॉरी। माइनस होगा, माइनस। माइनस होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या करना है? क्वेश्चन केस 1 पर भी हो सकता है, क्वेश्चन केस 2 पर भी हो सकता है। ऑब्वियसली केस 2 वाला थोड़ा लेंदी हो गया, क्योंकि पहले इतना करो फिर उसके बाद ये स्टेप और करो, तो उसमें टाइम लगेगा। लेकिन अब यहां पर मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं। वो शॉर्टकट कब यूज होगा? अगर क्वेश्चन केस 2 पर है तो। केस 2 पर क्वेश्चन आता तो उसका एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी हो गया है। देखो इतना भी लेंदी नहीं कि हम नहीं कर सकते, इससे बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन करते हैं, लेकिन एक शॉर्टकट पॉसिबल है। तो केस 2 पर अगर क्वेश्चन आता तो वो मैं उस पर शॉर्टकट लगा सकते हो। केस 1 पर नहीं लगेगा, ध्यान रखना। केस 1 पर नहीं लगेगा, वो शॉर्टकट केस 2 पर लगेगा। और मैं आपको तो शॉर्टकट इतना टेम्पटिंग होता है कि केस 1 हो या केस 2, हम सब पे ही शॉर्टकट लगा देते हैं, देखते ही नहीं कौन सा केस, हमें लगता है बस शॉर्टकट लगा दो। वो केस 1 पर नहीं लगेगा। अब शॉर्टकट क्या है वो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। उसके लिए पहले एक छोटी सी चीज देखते हैं। यहां पर अब करोगे क्या? अगर क्वेश्चन केस 2 का आता है तो ये वैल्यू निकालेंगे, ये ई नॉट, और इस ई नॉट से क्या निकालोगे? ये ई ऑक्सीडेशन, क्योंकि किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल निकालना है तो ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन चाहिए। यहां ई नॉट नहीं लगाया, ध्यान रखना, मैंने जो भी कंसंट्रेशन है उस कंसंट्रेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ई ऑक्सीडेशन ई रिडक्शन। तो अब हम क्या करेंगे? लेट्स से ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 से मैं ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं। तो जब इक्वेशन नंबर 1 में मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आंसर आएगा? ई ए जी सी एल माइनस ए जी सी एल इक्वल्स टू ई नॉट ए जी प्लस, ये पूरी वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं। तो ये जो -0.06 अपॉन एन, ये वाली टर्म दोनों में कॉमन है, बट इसमें के एस पी है और उसमें सी एल माइनस है, तो के एस पी अपॉन सी एल माइनस आ जाएगा। के एस पी अपॉन सी एल माइनस आ जाएगा। अब ये वैल्यू यहां से मैंने यहां पुट कर दी, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट कर दी। किसकी वैल्यू पुट की है? ये वाली। थोड़ा और अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूं, ये वाली ग्रीन वाली वैल्यू और ये वैल्यू। और इससे हमें क्या पता चल गया? ई ऑक्सीडेशन, ई ऑक्सीडेशन और फिर ई रिडक्शन निकाल के ऐड कर दो। दो हम अलग अलग नहीं करेंगे एक्चुअल इक्वेशन में, ऐसा नहीं कि ई ऑक्सीडेशन अलग से निकालेंगे, ई रिडक्शन अलग से निकालेंगे। हम डायरेक्ट सेल रिएक्शन लिख के ही नस्ट इक्वेशन लगाएंगे, बट समझाने के लिए अभी ऐसा करना जरूरी है। अब ये जो आंसर है ये आपके पास कैसा आया सोचो। ये राइट नाउ आंसर कैसा है? डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 इक्वल्स टू डेल्टा G3 करने पर आया। इतनी मेहनत करी, पहले डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 डेल्टा G3, फिर उससे जो ये ई नोट निकल के आया उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, यानी वही नस्ट इक्वेशन लगाई। अब यही आंसर हम एक स्टेप में निकाल सकते हैं।
कैसे? शॉर्टकट बता रहा हूं। शॉर्टकट मेथड वो क्या है, यहां पर हम क्या करते हैं, जो सेल हमें दे रखा ना, ये जो सेल आपको दे रखा है, इस सेल को ही बदल दो। कैसे बदल दो वो मैं आपको बता रहा हूं। तो जो मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो सेल दे रखा है, यहां कौन सा मेटल इन्वॉल्व है? सिल्वर। अब आप ये मानो कि यहां पर केवल सिल्वर का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी इसको मेटल मेटल आयन हाफ सेल में कन्वर्ट कर दो। मेटल मेटल आयन हाफ सेल में कन्वर्ट कर दो। कैथोड की साइड में तो रिडक्शन, एनोड की साइड में तो ऑक्सीडेशन। इधर जो भी है वो लिख दो वापस। कॉपर था तो कॉपर लिख दिया मैंने। यानी ये हो गई हमारी स्टेप 1। इसे मैं बोलता हूं स्टेप 1, नंबरिंग कर रहा हूं ताकि याद रहे आपको। अब अगर मुझे इस सेल का सेल पोटेंशियल निकालना है तो क्या पता होना चाहिए? इसका ई नोट पता होना चाहिए, वो क्वेश्चन में दे रखा है। क्योंकि हम इसकी बात करें तो ये ई नोट तो क्वेश्चन में दे रखा है। और क्या चाहिए इसके ई नोट के अलावा? एजी प्लस आयन कंसेंट्रेशन। तो वो एजी प्लस आयन कंसेंट्रेशन कैसे पता चलेगी? क्वेश्चन में केएसपी भी दे रखा है और सीएल आयन कंसेंट्रेशन भी दे रखी है। तो केएसपी अपॉन सीएल आयन कंसेंट्रेशन से आप इसका एजी प्लस की कंसेंट्रेशन निकाल सकते हो। ये हो गई हमारी स्टेप 2। और अब हमें इस एजी प्लस की कंसेंट्रेशन भी पता है, हमें इसका ई नोट भी पता है। अब आप इसका ई सेल निकाल सकते हो। ई सेल देखते हैं क्या वही आंसर आता। तो अब सोचो केवल सिल्वर वाली रिएक्शन, आधी रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं मैंने, कहीं पर भी कॉपर वाली रिएक्शन नहीं लिखी है। वो जब जरूरत वो भी हम लिख लेंगे। बट अगर अब मैं आपसे कहूं कि इसी सेल का सेल पोटेंशियल निकालना है, तो सिल्वर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। सिल्वर Ag कन्वर्टिंग इनटू Ag प्लस ई ऑक्सीडेशन इक्वल्स टू ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.06 अपॉन एन की वैल्यू कितनी? 1। Ag प्लस आयन कंसेंट्रेशन, Ag प्लस आयन कंसेंट्रेशन। और ये Ag प्लस आयन कंसेंट्रेशन हमने कैसे निकाली? KSP अपॉन Cl आयन कंसेंट्रेशन से। अब आप कंपेयर करके देखो, ये इन ऑक्सीडेशन और ये ई ऑक्सीडेशन राइट हैंड साइड दोनों की सेम है, दोनों की राइट हैंड साइड एग्जैक्टली सेम है। ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये भी ई ऑक्सीडेशन, ये भी ई ऑक्सीडेशन। कुछ समझ में आ रही मेरी बात? लेकिन यहां पर ये ई ऑक्सीडेशन कैसे निकला आपको पता है? पहले डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 इक्वल्स टू डेल्टा G3 करो, फिर उसके बाद उस पर नस्ट इक्वेशन लगाओ। यहां डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 इक्वल्स टू डेल्टा G3 करना ही नहीं पड़ा यार। एक ही बार नस्ट इक्वेशन लगाई, आंसर आ गया। नस्ट इक्वेशन लगाते ही आंसर आ गया, यानी वो डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 वाली स्टेप गायब हो गई। क्यों ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि आंसर दोनों से वही आ रहा है, बात खत्म। मैथमेटिकली सेम रिजल्ट आ रहा तो कर दो, लॉजिक कुछ नहीं है। आपने तो सेल ही बदल दिया, यहां पर सेल अलग है, यहां ये वाला सेल अलग है, ये वाला सेल अलग है, लेकिन सेल बदलने के बाद भी आंसर वही आ रहा है, तो बस कर दो। इसीलिए पहले मैंने आपको ये वाला तरीका बताया कि देखो ई ऑक्सीडेशन की वैल्यू ये आ रही है, यहां से भी ई ऑक्सीडेशन की सेम वैल्यू आ रही है, इसका मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो। यानी ये शॉर्टकट मेथड में आपको सेल को चेंज करना है। ये सेल स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 क्या है? इसी सेल का सेल पोटेंशियल निकाल दो, वही आपका फाइनल आंसर होगा। यानी इस सेल का सेल पोटेंशियल और इस सेल का सेल पोटेंशियल सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा दोनों के आंसर में। यानी ई सेल पर क्वेश्चन आता है तो इस सेल को बदल दो, शॉर्टकट लगा दो, लेकिन ध्यान रखना उसके लिए केएसपी पता होना चाहिए, ई नॉट का डेटा पता होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन किस केस का होना चाहिए? केस 2। अगर केस 1 का हुआ तो नहीं कर पाओगे। और सोचो आपने तो सेल ही बदल दिया, सेल रिएक्शन भी बदल दी। इस शॉर्टकट मेथड में सेल रिएक्शन आपने बदल दी। ये एक्चुअल सेल रिएक्शन नहीं है, ये एक्चुअल सेल नहीं है, लेकिन दोनों का ई सेल सेम आ रहा है, इसीलिए हम इस तरीके से कर रहे हैं। गौतम पूछा कि इस तरीके को कैसे शॉर्ट केस 1 में लगा देते हैं। वो देखते ही नहीं बेटा कौन सा डेटा दे रखा है, अभी मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। वो देखते नहीं कि कौन सा डेटा दे रखा है, केस 1 का या केस 2 का, खट से शॉर्टकट लगा देते हैं।
लिख लिया आप लोगों ने ये? अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, सारे क्वेश्चंस करूंगा, चिंता मत करो, सब अपने आप समझ में आ जाएगा जब हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे। पहले ये बात समझ में आ जानी चाहिए, ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ है वो अच्छी तरह से लिख लो। क्वेश्चन हम केस 2 पर भी करेंगे, क्वेश्चन केस 1 पर भी करेंगे, क्वेश्चन केस 2 पर भी करेंगे, क्वेश्चन केस 1 पर भी करेंगे। अब मैं डेटा दे रहा हूं आपको, एजी, AgCl, Cl माइनस 0.1 m, कॉपर +2 0.1 m कॉपर, E0 Ag थोड़ा डेटा बदल देता हूं मैं ताकि आंसर नेगेटिव में ना आए। -0.2 E0 निकालना क्या है? ई सेल। पहले तो चेक करो ये केस 2 का क्वेश्चन है या केस 1 का। भावादीप कह रहा है कि 4 मंथ्स में AIR 1 के वीडियोस यूट्यूब पर आना चालू हो गए हैं। बेटा सही बता रहा हूं, उनका बस चले तो जीरो रैंक मतलब है ना कि 2 1 0 -1 वाले रैंक के भी वीडियो बता दें। तो चलिए ये तो दिख रहा है कि ये केस 2 है, ठीक है। चलो पहला एग्जांपल है वो मैं कर देता हूं। अभी मैंने समझाते वक्त इसी के लिए सॉल्व किया था, लेकिन इसको अलग और इसको अलग नहीं करेंगे। वो केसेस बनाने के लिए मैंने इसको अलग से समझा दिया था ताकि दिखे आपको कि हाँ वही आंसर आ रहा है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? स्टेप 1 सेल को बदल दो, सेल को ही बदल दो। यहां पर जो मेटल दिख रहा है बस ये मानो कि उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो मेटल ऑक्सीडाइज होकर फर्दर किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। एक्चुअल में तो क्या हो रहा है कि ये Ag+ आयन जो बन रहा है वो फर्दर Cl आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है, लेकिन हमने मान लिया कि इस Ag+ की किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। कॉपर +2 कॉपर। स्टेप 2 इस Ag+ की क्या निकाल लो? कंसंट्रेशन। KSP और Cl आयन कंसंट्रेशन दे रखी है तो KSP अपॉन Cl आयन कंसंट्रेशन, ये वैल्यू कितनी आ गई? 10⁻⁹। अब क्या करें? अब आप इसी सेल का सेल पोटेंशियल निकालो। तो एनोड पर क्या रिएक्शन लिखूंगा मैं? सिल्वर कन्वर्टिंग इनटू Ag+ प्लस इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी? कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू कॉपर। सिंस यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अब मैं इस पर क्या लगा रहा हूं? अब मैं इस पर नस्ट इक्वेशन लगा रहा हूं। तो ई सेल इक्वल्स टू, अब मैंने दोनों को एक साथ करके ही नस्ट इक्वेशन लगाई। अभी मैं केवल समझाते वक्त केवल ऑक्सीडेशन के लिए अलग से कर रहा था, अब मैंने दोनों को ऐड कर दिया। तो ई सेल इक्वल्स टू E0 सेल, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस में, इसका रिडक्शन प्लस में, तो ये नेट कितना हो जाएगा? 0.2 माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग Ag+ आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय कॉपर +2 आयन कंसंट्रेशन विच इज 0.1 0.2 माइनस 0.03 10⁻⁻17 10⁻⁻17
तो यहां पर ये कितना हो गया, -51 प्लस हो जाएगा यानी +71। हाँ जी, बोलिए क्या डाउट है। 0.86 कैसे आ रहा भाई? 0.44 कैसे आ रहा नीरज? जनता चुप क्यों हो गई, क्या हो गया? 0.77 कैसे आ रहा है अर्चित? रादर देन आलोक 4 बार कमेंट लिखने के बजाय इसी को ढंग से पढ़ो। के एस पी 10⁻10 अपॉन 0.1 तो 10⁻⁹। लो, एजी प्लस की कंसेंट्रेशन नहीं निकल रही है। हिंदराज कह रहा है सेम आंसर है। कौन सा केएसपी लेना है? एक ही तो केएसपी है बेटा, और कौन सा केएसपी होगा? एक ही तो केएसपी दे रखा है। अर्चित वही आएगा, एक साथ करोगे या अलग अलग करोगे अर्चित? ई ऑक्सीडेशन अलग से निकालो, ई रिडक्शन अलग से निकालो, तब भी आंसर यही आएगा। वो कभी अलग अलग नहीं आएगा बेटा। ये -2 है, ये तो +0.4 है ना, तो दोनों का एडिशन तो +2 ही आएगा। ये ई नॉट सेल है, ये ई नॉट सेल, दोनों रिएक्शन एक साथ लिख दी मैंने, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। एक और क्वेश्चन देता हूं चलो। अब दोनों तरफ हम मेटल मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का एग्जाम में सेल ले रहे हैं। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। पीबी PbCl2 Cl माइनस 0.1 m Cl माइनस 0.1 m AgCl Ag। ठीक है, इसका ई नॉट 0.5, इसका ई नॉट रिडक्शन 0.8। KSP ऑफ PbCl2 10⁻⁻, और KSP ऑफ AgCl, एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं, ये जो कंसंट्रेशन है Cl आयन की, ये बदल रहा हूं, इस तरफ Cl आयन की कंसंट्रेशन 0.01 m कर दी मैंने, ध्यान रखना। फिर से अब इसका ई सेल फाइंड आउट करो, फिर से इसका ई सेल फाइंड आउट करो।
अब दोनों तरफ मेटल मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। इस हाफ सेल को भी बदलोगे, इस हाफ सेल को भी बदलोगे। इफ इस हाफ सेल में लेड इन्वॉल्व है, इस हाफ सेल में सिल्वर इन्वॉल्व है। दोनों हाफ सेल को आपको बदलना पड़ेगा। अदनान क्लास में मैं डेटा कोई बहुत ऐसा नहीं रियल डेटा हो, कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं डेटा बदलता रहता हूं। कुछ रियल होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। डेटा क्वेश्चन में गिवन होता है बेटा। समीर अभी राइट डाउन जो करंट चल रहा है उस पर फोकस करो, उसको बहुत अच्छी तरह से करने की कोशिश करो पहले। फिर ये देखो कि कितना एक्स्ट्रा टाइम बचता है बैकलॉग के चक्कर में। ये नहीं कि जो करंट चल रहा है वो खराब कर लें हम। 3 मंथ का बैकलॉग बहुत ज्यादा होता है, इतना कवर करना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है 3 मंथ का बैकलॉग को क्लियर करना। इसीलिए सारा कवर करने की कोशिश मत करो, कुछ सेलेक्टिव कवर करो, बाकी को छोड़ दो। स्वपन का आंसर आया है 1.12, हर्षित का आंसर आया 1.15, शुभम का आंसर आया 1.25, आर्यन का आंसर आया 1.12, 1.33 शुभांकर, अमन का 0.1, गुरप्रीत का 1.45, QWS इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए आयनिक इक्विलिब्रियम कुछ हद तक चाहिए, बट 80-85% तो नहीं चाहिए। बट न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त कुछ क्वेश्चंस में उसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे यहां पर केएसपी क्या होता है ये पता होना चाहिए, बट इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आयनिक में आप केएसपी के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ते हो वो उसकी यहां पर जरूरत नहीं है। तो कुछ हद तक यस कह सकता हूं कि आयनिक इक्विलिब्रियम आना चाहिए। आयनिक इक्विलिब्रियम अगर पता है तो यहां पर और ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे। आंसर बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है। किसी का 1.21, किसी का 1.15, किसी का 1.39, किसी का 1.4। दीपक बेटा बार बार मत लिखा करो, एक बार लिख दिया करो। चलिए स्टेप 1, पीबी, पीबी+2। मैंने सेल को बदल दिया Ag+Ag। ये हमारी हो गई स्टेप 1। इसमें किसी को कोई डाउट? लेफ्ट हैंड साइड में लेड इन्वॉल्व था तो लेड को लिख लिया, राइट हैंड साइड में सिल्वर इन्वॉल्व था तो सिल्वर लिख लिया। स्टेप 1 क्लियर? हाँ या ना? चलिए ठीक है। उसके बाद स्टेप 2, लेड आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है। तो Pb+2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? Pb+2 का KsP अपॉन Cl आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर, which is 10 raised to power -10, which is 10 raised to power -10 सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 10 की पावर -10 अपॉन 0.01, मतलब 10 की पावर -8। यहां तक भी सबका सही है क्या? अच्छा, बहुतों की तो लेड आयन की कंसंट्रेशन ही 10 की पावर -11 आ गई। तो बहुतों ने ये Cl आयन का स्क्वायर नहीं किया है। अब उसके बाद ये स्टेप 1,
ये स्टेप 2 और स्टेप 3 मैंने क्या कहा था, इसी सेल का सेल पोटेंशियल निकाल लो। अब अगर इसी सेल का सेल पोटेंशियल निकाला जाए तो यहां पर फिर से रिएक्शन लिखो। लेड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, लेकिन इसको 2 टाइम्स करना पड़ेगा क्योंकि यहां 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। अब इस पर क्या लगा दो, नस्ट इक्वेशन। ई नॉट सेल, ई नॉट सेल क्या होगा, लेड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि अब यही हमारा सेल है, यही हमारा सेल है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.5, इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.8, तो सेल पोटेंशियल 1.3, 0.06, कितने इलेक्ट्रॉन, 2। पीबी प्लस 2 की कंसेंट्रेशन, पीबी प्लस 2 की कंसेंट्रेशन 10 की पावर -10 डिवाइडेड बाय एजी प्लस आयन कंसेंट्रेशन का स्क्वायर 10 की पावर -16, 1.3 -0.03, ये 6 ऊपर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 1.3 माइनस 0.18 विच इज 1.12। किस किस का आया था 1.12, बताइए किस किस का आंसर मैच कर गया। स्वपन का सही था, बिल्कुल बढ़िया। शिवांकर का कह रहा थोड़ी गड़बड़ हुई, आर्यन का भी सही। अब वो सोचते रहो बेटा, वाई सी एल आइन का स्क्वायर और वो सब सोचते रहो। अब हम इस लेवल पर नहीं रह गए कि ये समझाया जाए कि सी एल आइन का स्क्वायर क्यों हो गया, अब उससे बहुत आगे बढ़ गए हम। तो ध्यान रखो बेटा, सेकंड स्टेप बहुत, आप सोचो मिस्टेक जो आप कर रहे हो कितनी छोटी है, और हुआ क्या, मेन पार्ट अब समझ में आ रहा है, लेकिन गलती कहां हो रही है, छोटी छोटी चीजों पर। ये होता भी है जब आप कहीं, आपका सारा अटेंशन किसी एक जगह पर होता है ना, क्वेश्चन के टफ पार्ट पर, तो जो फिर छोटे छोटे जो स्टेप्स होती है ना, वहां पर हम गड़बड़ कर देते हैं। इसीलिए मैं आपको होता हूं, एग्जाम में कभी कभी होता है ना, बहुत टफ क्वेश्चंस जो आते हैं वो या तो होते ही नहीं है, जो जो करते हैं उनका सही होता है, या तो जनता अटेम्प्ट ही नहीं करती है, जो अटेम्प्ट करती है उनका सही होता है, क्योंकि सब बहुत कंसंट्रेशन के साथ उस क्वेश्चन को करते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर कहता है यार ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है। जैसे मैं आपको, तुम बहुत बार ऐसा कर दो, एक क्वेश्चन में टेम्परेचर केल्विन के बजाय डिग्री सेल्सियस में दे दो, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है, बट आपने क्या किया, टेम्परेचर केल्विन के बजाय डिग्री सेल्सियस में दे दिया। बहुतों का गलती हो जाता है, एग्जामिनर को भी लगता है ये क्वेश्चन तो बहुत आसान, लेकिन जनता क्या करती है, डिग्री सेल्सियस केल्विन देखती नहीं है, फटाफट कर देती है, क्वेश्चन खत्म। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करना अब। लास्ट क्वेश्चन,
ई सेल फाइंड आउट करना है। ई सेल फाइंड आउट करना है। वंश कह रहा कि आज मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम की शीट को वापस से अटेम्प्ट किया और 3 घंटे में कितने क्वेश्चंस किए वंश? होगी बेटा, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा हो तो 0.06 यूज करो, कोई टेंशन नहीं। ऑल मेंस एंड एडवांस S2 4 to 5 क्वेश्चंस। बढ़िया। अब इस क्वेश्चन का आंसर सही आना चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ढंग से देखना क्वेश्चन को। पॉइंट 54, 1.32, 1.02, 0.72, 0.66, 0.69, 0.45, 1.02। बेटा तुम्हें नहीं समझ में आ रहा लेड किस स्टेट में होगा है? आंसर बहुत ज्यादा वेरी कर रहे हैं भाई। दीपक पहले पहले भी बोला था बार बार मत लिखा करो, रादर देन क्वेश्चन को चेक करो कि सही किया या गलत किया। समझ में नहीं आती तुम्हें बात? कारगी 1.02, आंचल 0.96, स्वपन 0.99, अभिराज 0.958, अविरल ने सही पकड़ा है वैसे तो। अच्छा ये बता दो, ये दोनों पर शॉर्टकट लगेगा क्या? क्या दोनों पर शॉर्टकट लगेगा क्या? अगर ऐसा कर रहे हो तो गलत है। एक पर शॉर्टकट लगेगा, एक पर नहीं लगेगा।
ये केस 2 का क्वेश्चन है, वो केस 1 का क्वेश्चन है। हाँ जी, बिल्कुल सही ऋतुराज, हाँ सही। केवल लेफ्ट वाले पर शॉर्टकट लगेगा, लेड वाले पर नहीं लगेगा। तो जिसने भी दोनों पर शॉर्टकट लगाया है वो गलत है। दूसरी चीज, ये डेटा कहीं यूज नहीं होने वाला, ये डेटा कहीं यूज नहीं होने वाला है। लेकिन अब यहां पर कुछ पार्ट शॉर्टकट और कुछ एक्चुअल दोनों होगा, मिक्स करना पड़ेगा आप लोगों को। तो इसको तो मैं शॉर्टकट से लिख सकता हूं एजी प्लस, क्योंकि डेटा हमें दे रखा इसका ई नॉट और इसका केएसपी। लेकिन इस पार्ट को अब ऐसे ही लिखना पड़ेगा, सल्फाइड आयन 0.1 m पीबीएस एंड पीबी। इस एजी प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? तो यहां पर क्रोमेट है तो एजी प्लस आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर केएसपी अपॉन क्रोमेट आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -12, उसका स्क्वायर रूट तो 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, ध्यान रखना। और अब यहां पर जो सेल रिएक्शन लिखोगे इसके लिए तो शॉर्टकट वाला, यानी एजी कन्वर्टिंग इनटू एजी प्लस, बट इसकी एक्चुअल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी आप लोगों को। इसकी एक्चुअल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। क्या रिएक्शन लिखोगे? राइट हैंड साइड में रिडक्शन हो रहा है, अब यहां थोड़ी प्रॉब्लम आती है। AgCl, इमेजिन करो AgCl कन्वर्टिंग इनटू Ag, तो यहां पर PbS प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू Pb प्लस ट्वाइस सल्फाइड, सॉरी प्लस सल्फाइड आयन। यहां पर सिंस 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये रिएक्शन लिखने में थोड़ी मेहनत लगेगी, अभी मैंने तो वर्ड फटाफट लिख दी, लेकिन इसको आप रिलेट करो। इमेजिन ऐसे करो, रिडक्शन हो रहा है तो सॉल्यूशन में से लेड आयन जाके डिपॉजिट हो जाएगा, सॉल्यूशन में Pb प्लस 2 आयंस कम हो गए तो कुछ और PbS डिसॉल्व होगा, कुछ और PbS डिसॉल्व होगा। ये ओवरऑल सेल रिएक्शन है, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट। अब मैं इस पर नस्ट इक्वेशन लगा रहा हूं, अब मैं इस पर नस्ट इक्वेशन लगा रहा हूं। रिएक्शन ओवरऑल नहीं लिखी मैंने, बस आप इन दोनों को ऐड कर दो तो ई नॉट सेल क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन, ये वाला ई नॉट। ये ई नॉट देख लेना, ये केवल लेड का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है, तो इन दोनों का सम 0.06 अपॉन 2 सिल्वर आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर, सिल्वर आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर 10 की पावर -12, सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन 0.1 डिवाइडेड बाय किसी की भी कंसंट्रेशन नहीं, ये भी सॉलिड ये भी सॉलिड, खत्म। 0.6 माइनस 0.03 इंटू 10 की पावर -13 प्लस 13, यस 0.99। स्वपन का आंसर आया था 0.99, स्वपन का आंसर था 0.99, बिल्कुल सही, ग्रेट, गुड स्वपन। क्रिश, और किसका आंसर था? क्रिश का भी था क्या? स्वपन का मैंने देखा था। मयंक, टू क्लोथ से कोई फायदा नहीं होता, कोई मतलब नहीं है। बॉल बाउंड्री लाइन के थोड़ा भी अंदर पड़े तो वो छक्का नहीं कहलाती बेटा। नहीं हर्ष, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करो, अलग अलग कर सकते हो लेकिन एक साथ ही करो, ज्यादा फटाफट होगा। अलग अलग नहीं करना है, अलग अलग नहीं करना है, इसी तरह से करो, बार बार इन क्वेश्चंस को करो, एक दो बार और करो, सब बहुत सिंपल सा हो जाएगा, बहुत सिंपल सा हो जाएगा, ध्यान रखना।
अच्छा, यहां पर अब मैं एक और चीज बता दूं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे अभी था ना, पीबी कन्वर्टिंग इनटू पीबी प्लस टू इलेक्ट्रॉन, और पीबी प्लस टू प्लस सल्फाइड आयन कन्वर्टिंग इनटू पीबीएस। ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिख रहा हूं, वैसे तो ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो जाएगी, पीबी प्लस सल्फाइड आयन कन्वर्टिंग इनटू पीबीएस प्लस टू इलेक्ट्रॉन। हाँ, यहां पर ये जो डेटा है लेड का ऑक्सीडेशन का डेटा है, पीबी प्लस टू, ये 1/KSP, तो यहां से आप ये वाला ई नोट निकाल सकते हो, पीबी सल्फाइड आयन पीबीएस। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अगेन यहां पर बनते हैं। इवन ये कह सकते हो कि यहां पर 3 वेरिएबल है, 1 2 3, इन तीनों में से कोई भी 2 गिवन होंगे, तीसरा आप फाइंड आउट कर सकते हो। इवन ऐसा हो सकता है कि ये डेटा भी दे रखा है, ये डेटा भी दे रखा है, और आपसे पूछा जाए केएसपी निकालो, तो सबसे पहले आप ये मत सोचो कि क्या दे रखा है क्या निकालना है, पहले इक्वेशन बनाओ जिससे ये तीनों डेटा रिलेट हो जाए, और फिर इन तीनों में से कोई एक जो नहीं दे रखा है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। कुल मिला के आपको इन तीनों की रिएक्शंस को रिलेट करना आना चाहिए। अगर इन तीनों रिएक्शंस को रिलेट कर दिया तो डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 इक्वल टू डेल्टा G3, और फिर आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। यहां पर कैसे सॉल्व करना है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बट क्या होता है, ये डेटा जब दिखता तो समझ में ही नहीं आता कि क्या करें, प्रॉब्लम कहां होती है वो बता दूं। ये क्वेश्चन में ये डेटा दे रखा होता है, इसको देखते रहते हैं कि ये क्या दे रखा है, ये समझ में ही नहीं आता कि ये ई नोट इस रिएक्शन का ई नोट है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। या क्वेश्चन में पूछा जाता है ये ई नोट निकालना है, हमें समझ में ही नहीं आता कि कौन सा ई नोट निकालना है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये रिएक्शन लिखना आपको आना चाहिए, और वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसके अलावा मैं यहां पर एक और बात बता दूं आपको, एक और इसी कैटेगरी का एक सेल है, कोई नया एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, कैलोमल इलेक्ट्रोड। कैलोमल इलेक्ट्रोड, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये कैलोमल इलेक्ट्रोड कुछ स्पेशल है, इवन इसको भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज किया जाता है। जैसे या तो हम हाइड्रोजन को एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं या कैलोमल को यूज करते हैं। कैलोमल में मर्करी यूज होता है। मर्करी के साथ प्रॉब्लम है कि मर्करी का वायर तो नहीं बनाया जा सकता क्योंकि मर्करी लिक्विड स्टेट में होता है। तो क्या किया जाता है, मर्करी को एक ट्यूब में भर दिया जाता है इस तरह से, दिस इज लिक्विड मर्करी। इसके ऊपर मर्करी का एक स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट भर दिया जाता है, Hg2Cl2। ये मर्करी का एक स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, और कह सकते हो उसके ऊपर Cl आयन का सॉल्यूशन, Cl आयन का एक्वस सॉल्यूशन। और इसको अब आउटर सर्किट से कनेक्ट करने के लिए एक प्लेटिनम वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है। प्लेटिनम वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है। अगर मुझे इस सेल को रिप्रेजेंट करना है तो प्लेटिनम, मर्करी लिक्विड, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऐसे कर देंगे, उसके बाद मर्करी का स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट और Cl आयन। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो डबल वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में, रिडक्शन हो रहा है तो इसी को राइट में कर दोगे। यहां अब रिएक्शन क्या होती है, तो ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मर्करी का ऑक्सीडेशन होता है, मर्करी +1 में जाता है। लेकिन शायद मैंने आपको आयनिक में भी बताया है, ये जो मर्करी होता तो +1 में, लेकिन ये एग्जिस्ट डाइमर की फॉर्म में करता है, Hg2+2। और जैसे ही Hg2+2 सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं, Hg2Cl2 का प्रेसिपिटेट बन जाता है, Hg2Cl2 का प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो ओवरऑल रिएक्शन यहां पर क्या हो जाएगी, इन दोनों को ट्वाइस Hg लिक्विड प्लस ट्वाइस Cl माइनस कन्वर्टिंग इनटू Hg2Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं पर भी ये वर्ड लिखा हुआ कैलोमल इलेक्ट्रोड तो आपको ये रिएक्शन पता होनी चाहिए। कैलोमल इलेक्ट्रोड अगर है तो आपको ये रिएक्शन लिखना आना चाहिए कि कैलोमल की रिएक्शन क्या होती है, कैलोमल में किसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है,
और यहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी शायद, के एस पी इक्वल टू जो होता है वो Hg2+2 इंटू Cl आयन का स्क्वायर। तो ठीक है, कहीं कहीं ये सेल दिख सकता है आपको, कैलोमल इलेक्ट्रोड, दिस इज नोन एज। और क्यों ये फेमस है, क्योंकि इसे भी एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं, तो इस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं। अर्चित, तुम्हारा डाउट समझ में नहीं आया? हाँ वैसे कर सकते हो अर्चित। अर्चित का कहना है कि सर इस क्वेश्चन में हम ऐसे करें कि ये के एस पी दे रखा था, ये ई नॉट दे रखा था, तो इससे पहले ये ई नॉट निकाल लें, और फिर जब ये ई नोट निकाल ले तो शॉर्टकट लगाया जा सकता है, फिर लगाया जा सकता है बेटा। लेकिन वो वही वाली बात हो गई, आप सोचो कितना लेंदी कर रहे हो, एक ही स्टेप में जो क्वेश्चन हो रहा था उसको फिर तुमने लेंदी किया। ये 1/KSP ही लिखा हुआ है यहां पर। चलिए तो आज के लिए यहीं तक करते हैं, आज का होमवर्क। O1 में कहां तक कर लिया था भाई हमने? O1 में कहां तक कर लिया था? ज्यादा नहीं दिए मैंने, बट ये मोस्टली स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट पर ही है, तो S1O1 के ही दे रहा हूं मैं मेनली आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।